हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसके हम ऑलरेडी 2 वीडियोस कर चुके हैं और उसमें हम 2 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है और सेकंड वीडियो में हमने कवर किया था कि मैक्रो और माइक्रो में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। हमने कुछ 8 पॉइंट्स पढ़े थे जिनके बेसिस पर वी डिफरेंशिएटेड मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। क्योंकि ये माइक्रो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो इससे हमको एक क्लैरिटी मिल गई कि भाई माइक्रो में ये था चीज़ें 11th में हमने पढ़ा था और मैक्रो में ये चीज़ें हमको पढ़नी है। अब बात आती है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की और सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसको हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। और इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाए, जिससे कि आपको वीडियो देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, क्योंकि यूजुअली हम शॉर्ट वीडियोस ही प्रेफर करते हैं। तो एक एक टॉपिक को मैं अलग अलग वीडियो में ही कवर करवाऊंगी, जिससे कि छोटे छोटे वीडियोज़ आपको जो टॉपिक जब पढ़ना है तब आप पढ़ लो, और बाद में हम 1 शॉट वीडियोज़ करेंगे ही रिविजन के टाइम पे, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में भी मिल जाएगा। सो आज हम बात करेंगे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया है तो उसका स्कोप भी हमको पता करना होगा कि स्कोप होता क्या है और क्या क्या स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो अगर हम बात करें स्कोप की, अगर स्कोप और सिग्निफिकेंस आपको ये 2 वर्ड्स दे दिए जाएं तो यूजुअली लोग इनको ना सिमिलर समझते हैं और दोनों में ही सेम पॉइंट्स वो कंसिडर करते हैं, पर ऐसा नहीं है। स्कोप इज़ रियली डिफरेंट फ्रॉम सिग्निफिकेंस। स्कोप होता है कि स्कोप को आप ऐसे समझ सकते हो, स्कोप है आपका एरिया ऑफ स्टडी, ठीक है, एरिया ऑफ स्टडी या फिर फील्ड ऑफ स्टडी। कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है हम पढ़ रहे हैं उसका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, मतलब वो किस किस एरिया को कवर करती है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का एरिया ऑफ स्टडी क्या था कि इंडिविजुअल लेवल पर, छोटे लेवल पर जो भी चीज़ें होंगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी, उनको कवर करना। इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स का एरिया ऑफ स्टडी क्या है, इकोनॉमी के लेवल पर जो जो आपके टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको कवर करना। तो एरिया ऑफ स्टडी तो ये होता है, मतलब स्कोप। और अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, सिग्निफिकेंस होता है उस पर्टिकुलर चीज़ का इम्पॉर्टेंस या फिर उस पर्टिकुलर चीज़ का यूज़ कहाँ है। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो आपने केमिस्ट्री पढ़ा था 10th तक, राइट। तो केमिस्ट्री का एरिया ऑफ स्टडी क्या है, हम क्या क्या पढ़ते हैं एक केमिस्ट्री में। हम पढ़ते हैं केमिकल फार्मूलाज के बारे में, हम पढ़ते हैं मिक्सचर्स के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में, राइट। ये सारी चीज़ें हम किसी और सब्जेक्ट में नहीं पढ़ते, ये सारी चीज़ें हम सिर्फ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये है एरिया ऑफ स्टडी ऑफ केमिस्ट्री या फिर स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। पर अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, तो सिग्निफिकेंस क्या होता है आपका, सिग्निफिकेंस मतलब कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री को हम बायोलॉजी में भी यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री को हम फिज़िक्स में भी थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते होंगे, मुझे नहीं पता। और केमिस्ट्री को हम आगे फर्दर स्टडीज़ में तो ऑब्वियसली यूज़ करेंगे, तो वो उसका सिग्निफिकेंस है। तो जब भी स्कोप और सिग्निफिकेंस है तो दोनों में एक ही पॉइंट्स नहीं लिख रहे हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स आंसर फॉर्मेशन जब करते हैं तो ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स लिख देते हैं। इंपॉर्टेंस पूछो, सिग्निफिकेंस पूछो, यूजेस पूछो, एडवांटेजेस पूछो, स्कोप पूछो, तो उनको लगता है सब में एक ही पॉइंट्स चेक लो, पर ऐसा नहीं है। स्कोप इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिग्निफिकेंस। तो स्कोप हम इस वाले वीडियो में कर रहे हैं और सिग्निफिकेंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब स्कोप के लिए ना कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या पॉइंट्स हैं, सबसे पहला है आपका एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रियल एग्रीगेट्स, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट पॉइंट, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रियल एग्रीगेट्स। फिर सेकंड आता है आपका थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेकंड है थर्ड है थियरी ऑफ मनी। पहले मैं सारे आपको स्कोप जो भी है पॉइंट्स उनके नेम्स याद करा देती हूँ। क्या लिखना था, मनी, हाँ, नेम्स याद करा देती हूँ। उसके बाद आपको सारी चीज़ें मैं डिटेल में एक एक पॉइंट समझाऊंगी। तीसरा हो गया। अब चौथा है आपका थियरी ऑफ
जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, आप एक एक पॉइंट याद करते जाओ और इसको याद करने की मैं ट्रिक भी बताऊंगी। जैसे मैंने उसमें बताई थी ना मैक्रो और माइक्रो के डिफरेंस में, आपको एक ट्रिक बताई थी, याद हो? तो इसी तरह इसमें भी एक ट्रिक बताऊंगी, वो आपको बस याद रखनी है ट्रिक। ठीक है, फिर फिफ्थ आता है आपका रोल ऑफ गवर्नमेंट। रोल ऑफ गवर्नमेंट, हाँ। और सिक्स्थ है आपका एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, क्या है? एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रियल एग्रीगेट्स, फिर है थियरी ऑफ आपका एम्प्लॉयमेंट, थियरी ऑफ मनी, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, 3 तो थियरीज हैं। फिर आता है रोल ऑफ गवर्नमेंट, फिर है एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब एक एक करके पहले इन्हें समझ लेते हैं कि इन सब चीज़ों में मतलब ये सब चीज़ें स्कोप क्यों है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रियल एग्रीगेट्स की, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है ना हमारा, वो स्टार्ट ही कहाँ से होता है? नेशनल इनकम से, क्योंकि नेशनल इनकम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू या एक टॉपिक है किसी भी इकोनॉमी के लिए कि उसके पूरे नेशन की इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, राइट? तो नेशनल इनकम को एस्टिमेट करना, अब क्योंकि किसी भी कंट्री में 10-20 लोग नहीं रहते हैं, 100-50 भी नहीं रहते, और कितने सारे रहते हैं, मतलब मिलियंस में, लैक्स में, करोड़ में। ठीक है, तो हर इंसान की इनकम, उसका एडिशन, एस्टिमेशन, पूरे साल की इनकम, ये सारी प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, टफ़ है। ठीक है, डिफ़िकल्ट है ऑब्वियसली। तो एस्टिमेशन करना नेशनल इनकम का, ये एक स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। साथ ही साथ उसके जो रियल एग्रीगेट्स होते हैं ना, उनकी स्टडी करना। अब ये जो रियल एग्रीगेट्स हैं, ये क्या है आपके? ये हो सकते हैं जीडीपी, ये है आपका जीएनपी, ये है आपका एनडीपी, और ये है आपका एनएनपी। मतलब जीडीपी इज़ योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी इज़ योर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनएनपी आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये मतलब इस तरह और भी हैं, और भी एग्रीगेट्स होते हैं बहुत सारे नेशनल इनकम के, पर ये कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। तो इन एग्जांपल्स के थ्रू मतलब आप ये समझ सकते हो कि हम नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करते हैं, और जो भी रियल एग्रीगेट्स होते हैं, जैसे आप इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, मतलब पर कैपिटा, पर हेड कितनी इनकम हर इंसान अर्न कर रहा है, ये सारी चीज़ें, ये इन सब का एस्टिमेशन क्या होता है, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे, क्योंकि हम बड़े लेवल पर कर रहे हैं, तो इसीलिए ये स्कोप कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, राइट? नेक्स्ट आता है थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसे हम थियरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। चाहे आप एम्प्लॉयमेंट का हो या फिर आप अनएम्प्लॉयमेंट का हो, एक ही बात है। ठीक है, अब क्यों एक बात है? क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा वेल नोन थियरी है, थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर थियरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि दी हुई है कीन्स ने। ठीक है, एक थ्योरी दी हुई है कीन्स ने। कीन्स एक आपके बहुत वेल नोन इकोनॉमिस्ट रहे हैं। तो कीन्स ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट किस स्टेज पे जाके आएगा, क्या क्या उसके कॉजेज़ हो सकते हैं, क्या क्या उसकी रेमेडीज़ हो सकती हैं, कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये सारी रिलेटेड थ्योरी दी है कीन्स ने। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्वियसली, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हर कंट्री का मुद्दा होता है। ठीक है, और हर कंट्री का मुद्दा मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का मुद्दा, तो इसीलिए ये स्कोप बन जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। फिर आता है थ्योरी ऑफ मनी। अब पैसा तो देखो सबके पास होता है, पर पैसे को मैनेज कौन करता है? अगर हम बड़े लेवल पर देखें तो बैंक्स, यानी कि कमर्शियल बैंक्स कैसे पैसे को, मनी को मैनेज करती हैं, मनी सप्लाई को वो कैसे कंट्रोल करके रखती हैं कि मार्केट में कितना मनी होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। और इन सब में जो सुप्रीम बैंक है ना, बैंकर ऑफ बैंक्स यानी कि आरबीआई, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि आरबीआई के फंक्शंस, आरबीआई कैसे रेगुलेट करता है मनी सप्लाई को मार्केट में, और बैंक्स को कैसे रेगुलेट करता है आरबीआई, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ये सबसे रिलेटेड, मनी मार्केट से रिलेटेड। तो ये हम थ्योरी ऑफ मनी में पढ़ते हैं, राइट? क्योंकि ये बड़े लेवल की बात है, तो अगेन ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का इशू है, उसका स्कोप है।
फिर आता है थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। अब ये जो थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल है ना, इसे हम एक और नाम से भी जान सकते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप वैसे अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, पर अगर आपको याद हो तो जब हमने 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था माइक्रो का, तो उसमें भी हमने क्या किया था, माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस देखा था। तो मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आता है, इक्विलिब्रियम होता है। पहले तो कंट्री में इक्विलिब्रियम है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है। फिर जब डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है तो दोनों बराबर नहीं रहते, या तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाएगी कभी, या फिर क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी कभी। और जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है तो वो कॉज करती है इन्फ्लेशन या फिर इन्फ्लेशनरी गैप, और जब एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होती है तो वो कॉज करती है डिफ्लेशन या फिर डिफ्लेशनरी गैप। तो ये सब की स्टडी जब हम करते हैं कि कैसे हम अपनी कंट्री में एक जनरल प्राइस लेवल इस्टेब्लिश करें, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करें, जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो, तो इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो ये आप पढ़ते हो थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल में। नेक्स्ट आपका आता है रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का क्या रोल है। अब क्योंकि गवर्नमेंट छोटे लेवल पर तो होती नहीं है, सरकार क्या है, पूरी कंट्री को मैनेज करती है ना, तो ऑब्वियसली ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का इशू है, उसका स्कोप है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कैसे एक कंट्री को मैनेज करती है, एक अपनी कंट्री के जो नेशनल्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनके लिए क्या क्या करती है। साथ साथ उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, बजट। क्योंकि हम देखो छोटा मोटा जब हम घर में कहीं प्लानिंग कर रहे हैं, हम ट्रिप पर जा रहे हैं या फिर हमारे घर में कुछ फंक्शन है, तो हम बजट बनाते हैं, वो बहुत ही छोटी इशू होती है, मतलब वो माइक्रो का कंसर्न है। पर पूरी कंट्री के लिए बजट बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसमें क्या क्या आपका गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, और बजट के क्या फंक्शंस होते हैं, बजटरी सरप्लस, बजटरी डेफिसिट, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, रोल ऑफ गवर्नमेंट में। और लास्ट आपका आता है एक्सचेंज रेट एंड BOP या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे हम एक्सचेंज रेट को डिटर्मिन कर सकते हैं। जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं ना, जैसे अभी करेंटली $1 इज इक्वल्स टू कितने रुपीज़ है, अभी का देखें तो बहुत, मतलब ऐसे करके क्या है, रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है, डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। पहले $1, अगर इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम देखें 1947 में $1 इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़ था, ठीक है। पर अभी क्या हो गया है, $1 इज इक्वल्स टू आई गेस 80 समथिंग कुछ हो गया है। तो आप सोच रहे हो रुपए की वैल्यू कितनी गिरती जा रही है, डॉलर की बढ़ती जा रही है। तो ये जो एक्सचेंज रेट होते हैं, ऐसे ही हर कंट्री का अलग अलग कंट्री से अलग अलग एक्सचेंज रेट होता है, राइट। तो ये कैसे डिटर्मिन होता है इंटरनेशनल मार्केट में, मनी मार्केट में, और फिर साथ साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, इसका क्या रोल है, ये गवर्नमेंट कैसे अपना BOP मेंटेन करके चलती है, इक्विलिब्रियम में करके चलती है, ये सब क्या चीज़ें होती हैं, ये मैक्रो का इशू है, इसीलिए मैक्रो का स्कोप है। तो ये सारे ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ जल्दी से, क्विकली। यहाँ पे सबसे पहला आपका देखो पॉइंट है, सबसे पहला आपका पॉइंट आता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रियल एग्रीगेट्स, जिसमें कि हम पढ़ते हैं नेशनल इनकम को कैसे एस्टिमेट करना है, उसके रियल एग्रीगेट्स जो हैं उनको कैसे एस्टिमेट करना है। फिर आता है थियोरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम अपनी कंट्री के अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी थियोरीज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हटाना है, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाना है, अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज़, उसके लिए रेमेडीज़, ये सब पढ़ते हैं। फिर थियोरी ऑफ मनी में हम बैंक्स का फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं, RBI के फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं, कैसे मनी सप्लाई वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल में हम एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, कब इक्विलिब्रियम होता है, कब डिसइक्विलिब्रियम होता है, ये सारी चीज़ें। रोल ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का रोल क्या है हमारी कंट्री में, क्यों है वो एग्जिस्ट क्यों करती है, क्या हम अपने आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं सारी चीज़ें, पर फिर भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या क्या करती है हमारे लिए, ये सारी चीज़ें। वो बजट कैसे बनाती है, बजट के क्या फंक्शंस हैं। एक्सचेंज रेट और BOP में कि अलग अलग कंट्रीज़ के एक्सचेंज रेट कैसे डिटर्मिन होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और BOP क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी किसमें, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये सब स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, राइट। अब इसको याद करने की एक ट्रिक है मेरे पास
इसको याद करने की ट्रिक क्या है मेरे पास, 3t 2e, नहीं ऐसे नहीं लिखते हैं यहाँ पे लिख देते हैं T3E2R, यानी कि 3 बार तो t लिखना है, 2 बार e लिखना है और 1 बार r लिखना है। ये 3 बार, ये 2 बार, ये 1 बार, ठीक है। R इज़ फॉर रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ, इधर मत देखो, यहाँ देखो सिर्फ। अच्छा मैं रब ही कर देती हूँ, ठीक है। फिर हम दोबारा से सारे पॉइंट्स लिखते हैं, क्योंकि देखो मेरा ये मानना है कि अगर आपने जैसे वीडियो देख लिया ये, फिर उसके बाद आपने स्कूल में पढ़ा, फिर आपने ट्यूशन में पढ़ा, तो इससे टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप तीनों जगह पढ़ लो फिर भी आपको चीज़ें याद ना हो। इससे अच्छा है कि एक जगह पर अच्छे से मन लगा के ट्रिक्स के साथ अच्छे से समझ के कॉन्सेप्ट को पढ़ो, जिससे कि बार बार याद ना करना पड़े। एक बार याद हो गया तो बाकी 2 बार में रिवाइज हो जाए वो आपको, ठीक है, दिमाग में फिट हो जाए, फिर आप खुद से ही बढ़ चढ़ के बोलो कि अच्छा ये ऐसे होता है। तो ट्रिक क्या थी हमारी, T3E2R, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 बार T, 2 बार E और यहाँ पर R। अब एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स जल्दी जल्दी लिखती हूँ। सबसे पहले R से तो देखो एक ही था हमारा, क्या था, रोल ऑफ गवर्नमेंट। साथ साथ बोलते जाओ या फिर खुद ही पहले बोलते जाओ। एक E आपका क्या है, एक्सचेंज रेट, ठीक है, एक्सचेंज रेट एंड BOP यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। फिर दूसरा E आपका क्या है, जो फर्स्ट पॉइंट था याद है, एस्टिमेशन ऑफ रियल इनकम एंड, नहीं रियल नहीं, एक्चुअली नेशनल इनकम, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम था ये, ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रियल एग्रीगेट्स था, ठीक है। फिर अब दोनों E ख़त्म हो गए और आपका R ख़त्म हो गया। अब 3 T बचे हैं। उन तीनों T से क्या थी, थेरीज थी, थेरी ऑफ ये, थेरी ऑफ वो। अब तीनों थेरीज लिखनी है हमको। सबसे पहली थेरी क्या थी, हमने पढ़ी थी, कोई सी भी लिख दो आगे पीछे, थेरी ऑफ मनी मेरे को याद आया सबसे पहले। फिर एक हमारी थेरी थी थेरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, थेरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और तीसरा एक पॉइंट था थेरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जिसमें हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन की बात हम करते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इस ट्रिक का आप वो ले सकते हो स्क्रीनशॉट फटाफट से। अब देखो ये ट्रिक ऐसी है कि इजीली कोई याद कर लेगा, और आप में से अभी बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे इस ट्रिक की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम तो ऐसे ही याद कर लेंगे, जब हम लिखने बैठेंगे आंसर तो हमको खुद ब खुद पॉइंट्स याद आते जाएंगे। ऐसा हमको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, गलतफहमी होती है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब हम याद करते हैं ना, पॉइंट्स हमने सिर्फ याद कर लिए, पढ़ लिया, तो एग्ज़ाम के टाइम पे ना चीज़ें तुरंत इतनी रिकॉल नहीं हो पाती हैं। तो उसमें आपका टाइम जाता है, साथ साथ एग्जैक्ट वो नहीं लिख सकते हो आप। हालांकि अगर आपका मतलब आंसर फॉर्मेशन अच्छा है, आप अच्छे से समझ लेते हो, चीज़ें ग्रास्प कर लेते हो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है रिकॉल करने में, बार बार अभी पढ़ लिया एग्ज़ाम टाइम पे याद करने में दिमाग में नहीं आता आंसर लिखते वक्त, तो उनके लिए ट्रिक्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। अब आप ट्रिक याद कर लो, अपनी कॉपी में लिखो, एक बार ट्रिक देख लिया आपने, अब एक पेज पलट के लास्ट में खुद से ट्रिक लिखो, जो भी आपकी ट्रिक है उसके सारे पॉइंट्स लिखो और हेडिंग डाल दो कि ये किसकी ट्रिक है, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी। तो मैं तो कह रही हूँ ट्रिक्स का ऐसा करो, एक छोटा सा वो बना लो कॉपी, उसके मतलब हर बार बार पेज पे लिखते जाओ लास्ट में कौन कौन सी ट्रिक्स हैं, तो ये पॉइंट्स आपको याद रहेंगे और ये पॉइंट्स फिर आंसर फॉर्मेशन में अच्छे से हेल्प करेंगे। सो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।